जो प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्रा का अवमूल्यन का जो फैसला लिया, उस समय अगर सबसे ज़्यादा धोखा किसी ने दिया तो बैंकिंग व्यवस्था ने दिया। उन्होंने 1 नंबर के नोट बनाने शुरू किए, 2 नंबर वालों के, और चोर दरवाजे से किए। उन सारी चीज़ों का पता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के राडार से कोई भी कंपनी या कोई बैंक बचा हुआ नहीं है। उनके राडार पर सारे हैं और एक एक का इलाज हो रहा है और एक एक का इलाज कर दिया जाएगा समय के साथ। आप देखते जाइए, उनका एक एक मतलब सब्जेक्ट के ऊपर उनका सूचना तंत्र अलग से काम कर रहा है। समय के साथ साथ वो इस विजन को साकार करके रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। और मैं समझता हूँ 2024 के बाद का समय जो है ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगरा हैं और मैं अभी इनका एक भाषण सुन रहा था फुले फाउंडेशन के बैनर के तले। 2 बड़े सवाल उठाए इन्होंने कि भारत में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पूरी तरह से कब इम्प्लीमेंट होगा। और चूंकि ये बीजेपी से हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी अपने आप को क्लेम करते, तो इनका ये भी दावा है कि अब तक आज़ादी के 75 साल के बाद एक ऐसी सरकार चल रही है जिसमें ओबीसी बैकवर्ड का रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी बात हो रही है, उसका ख्याल रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले 75 सालों में लगातार जब कांग्रेस सत्ता में थी, उसकी जो पॉलिसी थी, चाहे वो मनमोहन सिंह की पॉलिसी हो, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव की पॉलिसी हो, जो कि निजीकरण था। जब निजीकरण होगा तो 27% जो ओबीसी को रिजर्वेशन है वो कहाँ मिलेगा? क्या प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण होगा? प्रधानमंत्री ने 27 ओबीसी मंत्री भी बनाए ओबीसी कम्युनिटी के, लेकिन ग्राउंड पर जब आप बात करेंगे तो तमाम जो सोशल गैर सवर्ण दलों वाली पार्टियां हैं, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके, ये कह रही है कि सरकार एससी एसटी ओबीसी की अनदेखी कर रही है। जांगरा साहब कह रहे हैं लोग कि जितना ज़्यादा निजीकरण होगा आरक्षण खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और ये तो सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार कहा भी था, जो बीजेपी के ही सांसद थे। अब तो खैर मोदी जी को वो हत्यारा कह रहे हैं, क्योंकि उनका टर्म नहीं बढ़ा और घर भी खाली करवा दिया गया है। देखिए, मैं स्वामी जी की बात पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन एक बात विपक्षी दलों को भी समझ लेनी चाहिए और भारत की जनता को भी समझ लेनी चाहिए। ओबीसी का बहुत बड़ा वर्ग जो है श्रमिक और शिल्पकार है, और प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की है और मेक इन इंडिया का जो नारा दिया है, ये सबसे बड़ा अगर किसी को फायदा पहुंचाने वाला है तो श्रमिक और शिल्पकार को ये फायदा पहुंचाने वाला है। क्योंकि केवल मात्र सरकारी नौकरियों के आरक्षण से ही किसी वर्ग का भला नहीं हो सकता। सरकारी नौकरियों की एक लिमिट है, और उस लिमिट में अगर आप करते हैं प्राइवेटाइजेशन की बात, तो कंपनियां तो प्रतिभा को देखती हैं, और प्रतिभा की पिछड़ों में कोई कमी नहीं है, शिल्पकारों में कोई कमी नहीं है, बशर्ते जो बाबा साहब ने कहा था कि राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता का अधिकार दिया जाए। अगर आपके अंदर क्वालिटी है और उस क्वालिटी को दिखाने का ही आपको कोई अवसर ना मिले तो वो क्वालिटी आपकी क्या करेगी? आज हिंदुस्तान में तेजस विमान बन रहा है, आज हिंदुस्तान में नाग मिसाइल बन रही है, आज हिंदुस्तान में अग्नि मिसाइल बन रही है, और वो इतनी बेहतरीन तरीके की बन रही हैं। उस टेक्नोलॉजी का अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी श्रमिक और शिल्पकार वर्ग की ही होने वाली है, और यही एक सबसे बड़ा रास्ता है देश की भी समृद्धि का और उनकी भी समृद्धि का। और मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। भारत पर 17 बार मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किए और वो संपत्ति लूट के ले गया। गौरी ने आक्रमण किए, नादिर शाह यहाँ से खूब संपत्ति लूट के ले गया। यहाँ पर इतना सोना चांदी था देश में, जितना एक मंदिर का बजट आज भी है, इतना कई देशों में, यूरोपियन देशों का बजट नहीं है। ये कहाँ से आया? भारत में तो सोने की कोई खान भी नहीं है, हीरे की भी नहीं है कोई। भारत का श्रमिक और शिल्पकार जिन वस्तुओं का उत्पादन करता था वो पूरे विश्व के अंदर उनका निर्यात होता था। अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने तो कुछ लोगों ने संपत्ति लूटी और चले गए। बाबर के बाद यहाँ पर स्थापित हो गए, देश की संपत्ति देश में रहने लगी। श्रमिक को सम्मान मिला तो सम्मान पूर्वक जहाँ पर गए, क्योंकि हिंदू धर्म में उनको सम्मान नहीं मिला तो प्रतिक्रियावादी हिंदू में उनको कहूँगा, जो शिल्पकार जो उधर द कन्वर्जन कर गए।
उसके बाद मजबूरी थी उनकी। मजबूरी थी उनकी। तो उसके बाद जो अंग्रेज आए उन्होंने संपत्ति को तो लूटा ही लूटा, संपत्ति के साधनों को भी लूटा। हिंदुस्तान का कपड़ा, जो कपड़े का सबसे बड़ा निर्यातक हिंदुस्तान था, उन्होंने अंग्रेज के कारखाने का कपड़ा यहाँ बेचा। उस विजन को कांग्रेस के अंदर कोई समझता था तो केवल मात्र महात्मा गांधी समझते थे, और जो कांग्रेस में अन्य लोग समझते थे, जिनको मैं लोहिया कहता हूँ, मधु लिमे कहता हूँ, मधु दंडविदे कहता हूँ, जो सोशलिस्ट ग्रुप था, जो उस मर्म को समझते थे कि अंग्रेज कितना नीचे से देश को खोखला कर रहे हैं, उनको कांग्रेस से बाहर निकलना पड़ा। तो वो विजन आज लागू किया है मोदी जी ने कि देश का श्रमिक और शिल्पकार को कौशल विकास, आधुनिक कौशल विकास की ट्रेनिंग देके और देश के अंदर ही देश की वस्तुओं का निर्माण होगा। आत्मनिर्भर भारत का जो विजन होगा, उसके माध्यम से जो श्रमिक का जो आर्थिक और सामाजिक आधार ऊपर होगा, वो केवल मात्र नौकरियों से नहीं हो सकता। जांगरा साहब, मैं अभी एक योजना का मैं प्रचार प्रसार भी कर रहा हूँ। उसमें है कि ओबीसी, एससी को, एसटी को 1 करोड़ तक का बैंक लोन मिलेगा बिना किसी मॉर्गेज के, बिना किसी गारंटी के। महिलाओं को मिलेगा, और एससी एसटी को 35% सब्सिडी है, ओबीसी को 15% सब्सिडी, 1 करोड़ तक का लोन है। सवाल यह है कि जो कास्टिस्ट लोग हैं, जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, वो एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के तमाम कोशिशों को नकारा साबित किया रहा है। बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, रीजनल हेड बात ही नहीं करता है। इस कास्टिज्म की आइडिया है प्रधानमंत्री को कि सिस्टम में जो कास्टिस्ट लोग बैठे हुए हैं वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ भेदभाव कर रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिस समय देश में जो प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्रा का अवमूल्यन का जो फैसला लिया, उस समय अगर सबसे ज़्यादा धोखा किसी ने दिया तो बैंकिंग व्यवस्था ने दिया। उन्होंने 1 नंबर के नोट बनाने शुरू किए, 2 नंबर वालों के, और चोर दरवाजे से किए। उन सारी चीज़ों का पता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के राडार से कोई भी कंपनी या कोई बैंक बचा हुआ नहीं है। उनके राडार पर सारे हैं, और एक एक का इलाज हो रहा है, और एक एक का इलाज कर दिया जाएगा समय के साथ। आप देखते जाइए। वो ज़माना गया, वो नीरव मोदी कहीं भाग गया, विजय माल्या कहीं भाग गया, मेहुल चोकसी कहीं भाग गया। अब आप देख रहे हो कांग्रेस के समय में कितने घोटाले, कहीं 2G स्पेक्ट्रम, कहीं कॉमनवेल्थ गेम्स का, कहीं कुछ भी। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इस देश में 2 नंबर के घोटाले करेगा। मैं मानता हूं कि इतने लंबे समय से बिगड़ी हुई व्यवस्था में एकदम से परिवर्तन करना कोई आसान काम नहीं है। और आप देखते जब गंदे नाले की सफाई करेंगे तो सड़ांध और भी ज़्यादा तेज़ उठेगी। लेकिन सर, जो लोग कांग्रेस में मजा मार रहे थे ना, वही अब बीजेपी में भी मजा ले रहे हैं। वो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी के हो गए। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की भागीदारी कांग्रेस में भी नहीं थी। यहाँ भी प्रधानमंत्री योजना तो बना रहे हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रहे हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि जो पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी लंबे समय से कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की आ गई। नीतियाँ तो वैसे ही चल रही है। आप 1 करोड़ रुपया लोन दे रहे हैं कि बिना गारंटी के लोन देंगे एससी एसटी ओबीसी को, महिलाओं को 35% सब्सिडी देंगे, 15% सब्सिडी देंगे। ब्रांच मैनेजर लोन ही नहीं दे रहा है। मैं मानता हूँ इस बात को कि उसको लगता है कि दवा कुचला बैंक आ जाएगा। मैं मानता हूँ ब्यूरोक्रेसी, और ये चाहे बैंकिंग लगा लो, वो भी ब्यूरोक्रेट ही हैं, जो उनके मैनेजर हैं और हैं। ये बहुत बड़ा अवरोध है प्रधानमंत्री जी के विजन के सामने। और बैंक तो उन लोगों को लोन देते जहाँ पर इनको बड़े बड़े लोन देके और उनसे कमीशन मिलता था। अब लेकिन वो लोग रडार के अंदर हैं। ऐसी बात नहीं कि उनका पता ना हो। एक एक आदमी रडार पर है, एक एक आदमी की सूचना प्रधानमंत्री तक है, और उन लोगों को या तो संभलना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। एक उसी कड़ी में एक सवाल है सर। सुप्रीम कोर्ट में एक ओबीसी जज हैं, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, पीएमओ में एक भी ओबीसी सेक्रेटरी नहीं सर, 3 शेड्यूल कास्ट हैं। जो नीतियां जहां से बन रही है, जहां से नीतियां तय हो रही है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मोदी जी दे रहे हैं। 27 मिनिस्टर भी हैं। आप जैसे राज्यसभा में पहले एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं भेजे जाते थे। ये इतिहास है, कांग्रेस के दौर में या किसी ने नहीं भेजा। मोदी जी वाल्मीकि को भी भेज रहे हैं। आप जैसे लोग ओबीसी के भी राज्यसभा आ रहे हैं, जो कि सवर्णों के लिए रिजर्व था। राज्यसभा मतलब हम लोग कहते थे कि सवर्ण समाज के लिए रिजर्व है। मोदी जी ने इस बैरियर को तोड़ा है। लेकिन सवाल है कि जो नीतिगत फैसले हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी ओबीसी का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है ओबीसी का, वाइस चांसलर नहीं बनने दिया जा रहा है ओबीसी को,
दिल्ली यूनिवर्सिटी में कल 4 प्रोफेसर की नियुक्ति थी, 2 को लिख दिया गया नॉट फाउंड सुटेबल। तो ये सब जानकारी या तो प्रधानमंत्री को दी नहीं जा रही है, या ओबीसी के जो नेता हैं जो जो वो बता नहीं पा रहे हैं। कहाँ है कम्युनिकेशन गैप, हो रहा है कहीं? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी को इन चीज़ों की सूचनाएं नहीं होगी, क्योंकि उनका सूचना तंत्र जो आप हमारे को और आपको सूचना तंत्र दिखाई देता है उससे कहीं और ज़्यादा है, और जिनको हम देख नहीं पाते उनका एक एक मतलब सब्जेक्ट के ऊपर उनका सूचना तंत्र अलग से काम कर रहा है। और आप देखते हैं कि वो एक जब निर्णय लेते हैं तो एकदम देश को लगता है कि ये निर्णय इन्होंने कैसे लिया है, ये तो सोचा भी नहीं था किसी ने कि प्रधानमंत्री जी ऐसा निर्णय लेंगे। तो वो चीज़ें सारी चीज़ें वो उनके दिमाग में है और वो नोट करते रहते हैं। आपने जैसा कहा कि सेक्रेटरी लेवल पर, उस लेवल पर जो ओबीसी के जैसे, हाँ, जैसे मैंने मान लिया इस बात को, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आखिरी निर्णायक शक्ति कौन है? आखिरी निर्णायक शक्ति तो प्रधानमंत्री है ना, और उनका विजन क्लियर है कि हमने अंतिम आदमी का उदय करना है और हमने ओबीसी को, एससी को, जो शिल्पकार हैं, जो श्रमिक लोग हैं, उनको आगे बढ़ाना है। तो समय के साथ साथ वो इस विजन को साकार करके रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। और मैं समझता हूँ 2024 के बाद का समय जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किरण रिजिजू का बयान आया है कि हम कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये परिवारवाद से जज बन रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। 90% लोगों की यही राय है कि ये जुडिशियल कमीशन बने, ये खत्म हो। क्या कभी प्रधानमंत्री से इन सब चीज़ों पर डिस्कस होती है आप लोग की कि ये कॉलेजियम सिस्टम जो जुडिशियरी में है, जिसकी वजह से जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी, उनको मौका ही नहीं मिलता है जज का, और प्रधानमंत्री ने खुद कई बार कहा कि हम जुडिशियल रिफॉर्म करेंगे, कमीशन लाएंगे। लेकिन देखिए, मेरी तो इस विषय पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई है, उस लेवल पर मैं कभी बैठ नहीं पाया हूँ। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि उनके ध्यान में सारी चीज़ें हैं और समय के साथ साथ वो एक एक के बात को कर रहे हैं। अब पॉलिटिक्स में आप समझ सकते हैं बहुत सी मजबूरियाँ भी होती हैं, सब चीज़ों को देखना पड़ता है, लेकिन उनका विज़न क्लियर है और वो धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहा है। ये बात तो क्लियर है ना कि 52 से 55% आबादी ओबीसी की है। बगैर ओबीसी की अब सरकार बनने वाली नहीं किसी की भी। जो पार्टी ओबीसी की भागीदारी तय करेगा, सरकार उसी की बनेगी। नहीं, ये ओबीसी का तो वोट बैंक समझ लिया, पार्टियों ने समझ लिया कि एक समय जो, जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि एक समय ऐसा था कि ओबीसी का जो वोटर था वो आंख बंद करके कांग्रेस को वोट देता था। मैंने वो ज़माना देखा है। हम गांव में जाते, क्योंकि मैं कर्पूरी जी के साथ रहा और वो इसी विज़न को लेकर चले थे, भाई किसी तरह कांग्रेस से इनको तोड़ो। तो हम जाके पूछते किसी बुजुर्ग को, था किसकी वोट देगा, तो कहता जी हम तो कांग्रेस की देंगे। भाई क्यों देगा? बस कभी से देते आए, उसका ये जवाब होता था। उसका कोई विज़न नहीं था, कोई विचारधारा नहीं थी, वो सोचता भी नहीं था। वो सोचता चलो कांग्रेस ही ठीक है, इसी को दे रही है, गरीबों की यही है। उसकी एक सोच थी कि गरीब आदमियों की यही पार्टी है। अब वो सोच बदल गई है। अब जो युवा पीढ़ी है उसको पता है कि तुम्हारा हित कहाँ पर है, और यही एक कारण है कि पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो गया, क्योंकि जितना ओबीसी का जो वोटर था वो अपने हितों को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ कन्वर्ट हो गया। और भाजपा भी इस बात को मानती है कि हमारा स्थायी वोट बैंक अब बीजेपी है, हमारा सत्ता का आधार जो है ना वो ओबीसी है। सॉरी, बीजेपी ने ओबीसी है। तो अब बीजेपी ने इस बात को समझ लिया है कि ओबीसी हमारा वोट बैंक भी है, और ये समय की ज़रूरत भी है कि इन लोगों को आगे बढ़ाना है। तो पूरा देश समृद्ध अगर होगा तो श्रमिक और शिल्पकार को जब तक पूरा अधिकार नहीं मिलेगा, उसको अपने क्वालिटी का दिखाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, उसको काम का करने का अवसर नहीं मिलेगा, और उसको करने के साधन मुहैया नहीं करवाए जाएंगे, तब तक वो बेचारा क्या करेगा। चलिए, एक आरएसएस के इंटरेस्टिंग जो आरएसएस का काम है उस पर आते हैं कि अयोध्या मंदिर सबसे बड़ा अचीवमेंट है प्रधानमंत्री मोदी का। ओबीसी के लोग ट्रस्ट में नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा चढ़ावा इस देश में, सबसे ज़्यादा राम भक्त, सबसे ज़्यादा हिंदू ओबीसी है, लेकिन वो अयोध्या मंदिर में ट्रस्टी नहीं। इस ओर ध्यान है आप लोग? देखिए, आप एक बात को समझिए, ताजमहल ऐतिहासिक इमारत है, किसने बनाया किसी को है पता? हमारे तिरुपति बालाजी मंदिर ऐतिहासिक है, किसने बनाया किसी को पता है? ये लाल किला दिल्ली का खड़ा, आगरा का खड़ा, इनका निर्माता कौन है किसी को नहीं पता है। पहली बार ऐसा हुआ है जब अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई तो उसके शिल्पकार को सहपरिवार सामने बिठा के मोदी जी ने पूजा करवाई है, और पता है कि इसका निर्माता कौन है, किस शिल्पकार की बदौलत ये
मंदिर बन रहा है। ये पहली बार हुआ है कि जिस पत्थर के ऊपर प्रधानमंत्री का नाम लिखा जाएगा उसी पत्थर के ऊपर उस शिल्पकार का भी नाम होगा जिसने उस राम मंदिर का निर्माण किया है। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। वरना हिंदुस्तान में कितनी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनका ट्रस्ट में तो होना चाहिए ना सर, जो ट्रस्ट है जहाँ से ट्रस्टी बहुत लोग हैं हमारे। मुंबई से आपको शायद ध्यान नहीं है, हमारे कुलरिया परिवार हैं, उन्होंने 1 करोड़ 100 नहीं, चंदा दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, ट्रस्ट जो बनी है उसमें शेड्यूल कास्ट है, सवर्ण समाज से, ब्राह्मण समाज से लोग हैं, लेकिन ओबीसी का एक भी ट्रस्टी नहीं है सर राम मंदिर में। देखिए, इसमें धार्मिक चीज़ों में SC OBC का लेना मैं कोई ऐसी बात नहीं मानता हूँ। सबसे जो मुख्य बात मैंने जो समझी है वो ये समझी है कि इमारत खड़ी हो जाती है, उसका निर्माता कौन है, राष्ट्रपति भवन किसने बनाया, पार्लियामेंट किसने बनाई, किसी को पता ही नहीं। और बन के उसको लोग देखते हैं, बिल्डिंग को सब देखते हैं, वहाँ जाते हैं, मंदिरों में भी पूजा अर्चना करते हैं। ये सबसे प्रधानमंत्री का प्रमुख जो ये विषय है कि उन्होंने उस मंदिर के शिल्पकार को सपत्नीक सामने बैठा के पूजा अर्चना करवाई, और जिस पत्थर पर उनका नाम होगा उसी पर शिल्पकार का नाम होगा। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो देखिए, ये बात है, आप मोदी के खिलाफ हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि राज्यसभा जैसे ऊपरी सदन में इस देश में लंबे समय तक, और इस बार भी कांग्रेस ने एक भी गैर सवर्ण को नहीं भेजा था। उस दौर में भी नरेंद्र मोदी का ये पॉलिटिकल फैसला है और इसका लाभ भी मिल रहा है। इस देश की जो बड़ी आबादी है SC ST OBC को, उसको भी मध्य प्रदेश से एक शेड्यूल कास्ट को राज्यसभा भेजते हैं। जांगड़ा साहब खुद सबूत है, हरियाणा से आते हैं राज्यसभाएं। लंबे समय तक इस देश में चूंकि राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, SC ST का आरक्षण नहीं है, OBC का तो कहीं नाम निशान नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार राज्यसभा में SC ST OBC को लोगों को भेज रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो मिल रहा है, लेकिन जो जागरूकता आई है SC ST OBC जिसकी संख्या लगभग 85% है, उसके जो संवैधानिक अधिकार है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस, उसमें भागीदारी कैसे तय होगी? समाज जागरूक हो रहा है, पॉलिटिकल नेताओं पर भी प्रेशर है, और एक बात तो तय है कि SC ST OBC माइनॉरिटी की बगैर बात किए हुए इस देश में सरकारें बननी मुश्किल है। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन धारण के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।